नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए की लागत से घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन सेक्टर 28 और 31 में लगभग 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरियों के भवनों और बरवाला के गांव कनौली में 74 लाख 38 हजार रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के गांव में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए के साथ साथ उसे एक बेहतर स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है। उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दामला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दामला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। एनआईटी फरीदाबाद के सबसे व्यस्तम 1 नंबर मार्केट में स्थानीय बीजेपी के पार्षद हरिकिशन गिरोठी व नगर निगम विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिन्हें देखकर अचानक से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सामान दुकानों के अंदर कर लिया। जहां पार्षद और निगम अधिकारियों ने एक एक दुकानदार के साथ पास जाकर अपील की कि वह अपनी दुकान का सामान दुकानों की तय सीमा तक ही रखें, वही दुकानों के सामने किसी भी रेहड़ी वाले को स्थान न दें। हमको
कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है इन लोगों के साथ। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सामने हुड्डा जी खड़े हैं, ये साफ आदेश आ गया है कि भाई साहब दुकानें सील कर दी जाए। कैसा नुकसान करेंगे? दुकानें सील करेंगे? वो दुकान सील करके ही होगा ना, और कोई अल्टरनेट निकल ही नहीं रहा ना हमारे पास, समझता तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग खुद प्रशासन करेगा जी, डेली आएंगे। हाँ जी। फिलहाल तो 31 आदमी कमेटी जो इन्होंने बनाई है, सीलिंग की कार्रवाई होगी और बिल्कुल सीलिंग की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई अमल में लाएगी। अब मार्केट कमेटी में ये कमेटी गठित करी है, 31 आदमियों की जी, जो भी प्रधान जी इसके बारे में आज मीटिंग कर लेंगे, ये आज या कल में। और सामान दुकान के बिल्कुल शटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, शटर से बाहर सामान रखने किसी की कोई इजाजत नहीं है। ये जो अभियान है मार्केट से शुरू होगा या 31 लोग अपने से शुरू करेंगे? पहले ये बताइए। नहीं, जो कमेटी 31 लोगों जो कमेटी बनी है, पहले वो अपने इंक्रोचमेंट कब्जा हटाएंगे या पहले मार्केट वालों को हटाएंगे? नहीं, कमेटी का मतलब ये है कि भी एक बार ये अपनी जो भी पूरी मार्केट है उसमें मैसेज दे देंगे कि भी अपना जो सामान है रोड के ऊपर उसको अंदर रखें। ठीक, अगर उसके बाद भी कमेटी की बात भी कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसका फिर प्रशासन अपने आप इलाज करेगा। सीलिंग तो करेंगे ही करेंगे साथ में। उसके बाद में जो ये बाहर अपना जो चदरें वगैरह लगा रखी है इनको सबको तोड़ा जाएगा। पहले सीलिंग होगी, सीलिंग तोड़ दी, फिर FIR होगा। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में पुराना हाउसिंग बोर्ड में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। आसपास के क्षेत्र में जमा गंदगी और मिट्टी को साफ किया गया और वहीं स्थानीय निवासियों से साफ सफाई के लिए अपील की गई। वहीं बुस्टिंग स्टेशन पार्क में यज्ञ किया गया और सभी के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आने वाले समय में रेवाड़ी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज इस 25वें अभियान को लेके सफाई को आज हम हाउसिंग बोर्ड में सभी साथियों के साथ पहुंचे हैं और आपको देखते ही बनता होगा कि आज हाउसिंग बोर्ड चमक रहा है। और मैं चाहता हूं हाउसिंग बोर्ड के सभी निवासियों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तरह से ही रोज आप जागरूक हो सफाई के प्रति, रोज इसमें अपनी सफाई रखें। यही निवेदन करने यहाँ आया था ताकि, और बड़ी बात यह है कि आज हम 25वें स्थान पे पहुंचे हैं, लेकिन आज से हमने 3.5 महीने पहले भी जहाँ हमने सफाई चलाई तो आज आप ताज्जुब करेंगे वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहता 100% सफाई होगी, लेकिन वहाँ अगर आज भी जाके देखोगे तो 70 से 90% वहाँ सफाई आपको मिल रही है। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग का अभियान शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सोमवार को जिला अधिकारी के नेतृत्व में टीम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी हासिल कर चुका है और ऐसे में भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने इसको लेकर बताया है कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे पढ़ें। उन्होंने बताया है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। एकेडमी संचालक भी ऐसा ही करते हैं, वे भी स्कूल में बच्चों का नाम होता है और खुद बच्चा एकेडमी में जाता है, जो कि गैर कानूनी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक सोच है कि हरियाणा का बच्चा चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट स्कूल में रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये जो अवैध रूप से बच्चों को छोटे छोटे कमरों में अवैध रूप से रखा जाता है, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर डाला जाता है, जहां जिन बिल्डिंगों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, एकेडमी के नाम पे मोटी फीस जो लोग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका हमेशा से विरोध करती रही है। एकेडमी तो रट्टा लगवा देंगे, कोई सिलेबस करवा दिया और रन डेवलपमेंट की बात एकेडमी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि स्कूल टाइम में स्कूली बच्चा एकेडमी में नहीं हो सकता, उसकी मान्यता विड्रॉ हो सकती है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त है, क्योंकि वो फर्जी एनरोलमेंट है उसकी।
बच्चा तो उसके पास है, बच्चा तो अकेडमी में है। भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद हिमांशी अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के निवास पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने हिमांशी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं हिमांशी ने मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सब लेफ्टिनेंट हिमांशी ने बताया कि बेटियों और बेटों में जेंडर के अतिरिक्त और कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसा दिल और दिमाग है। बेटियां दिमाग से तेज तर्रार होती हैं और बेटे शारीरिक शक्ति से मजबूत होते हैं। हिमांशी ने आगे कहा कि आज इस मुकाम पर अपने माता पिता की बदौलत पहुंची हूं। मेरे फादर ने सेकेंड वॉर लड़ा है और मेरी पूरी फैमिली पेट्रियट फैमिली है। 7 भाई हैं, 7 में से 5 डिफेंस में है। मैं सबसे छोटा हूं और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर ब्रांच अफसर पे। सर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को फख्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है, और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे। ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। मेरे 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस इसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे। मेरा पूरा नाम हिमांशी है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। हिमांशी, आपका नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया। इतने सारे लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। हिमांशी, नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ। मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। हरियाणा के युवा उद्यमिता, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल अनाज मंडी स्थित अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। कैंटीन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। इसमें सरकार कैंटीन संचालकों को सब्सिडी देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के पक्ष में ये एक अच्छी पहल की गई है। नेतृत्व में हर मंडी में एक अटल कैंटीन की सुविधा किसानों के लिए और जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई हैं उनके लिए सस्ता खाना और अच्छा खाना, एक अच्छी क्वालिटी का खाना 10 रुपए में अच्छा मिल सके, इसमें सरकार 15 और 25 रुपए सब्सिडी देने का काम कर रही है। मुझे लगता है किसानों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हुई है। इसको हर वर्ग सराहने का काम कर रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति आकर खाना खा सकता है, पेट भर सकता है। मुझे लगता है इस समय में, इस जमाने में इतने सस्ते खाने का प्रबंध हर व्यक्ति की चिंता अगर कोई करता है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हैं। देश भर में सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर महिला विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि फोटो कैप्चर बंद हो, वर्कर्स को तीसरे और हेल्पर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाने, ग्रेच्युटी लाभ देने के कोर्ट के निर्णयों को केंद्र व राज्य सरकार लागू करे, हेल्पर और वर्कर्स की प्रमोशन जल्द से जल्द हो। और इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर राजबाला व कर्मचारी नेता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का वर्कर्स द्वारा किया जा रहा है। सरकार ICDS के खत्म करना चाहती है।
और हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो यही है कि पोषण ट्रैकर ऐप है जो बहुत भारी भरकम वर्जन की है, जो फोन दे रखे उनमें काम नहीं हो रहा है, या तो इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हमें अच्छी ट्रेनिंग देकर और जो वर्कर कर नहीं सकती उनको एक सहायक दिया जाए, टैब टाइप में फोन देकर खुद विभाग अपनी सिम दे और नेट रिचार्ज अच्छा दे अगर विभाग को काम करवाना है तो। इस तरह विभाग जैसे चाहता है बिना फोन दिए डम्मी टाइप से और बिना नेट रिचार्ज ये काम करे तो वर्कर काम नहीं कर सकती। बिना वजह वर्कर का शोषण है और वर्कर के शोषण को बंद किया जाए। आज हम श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर हैं, हमें बातचीत का टाइम दे या हमारे से बातचीत करे हमारे डेलीगेशन से। अगर बातचीत नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े आंदोलन की खोल देंगे। आज ये जो प्रदर्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रुति चौधरी जी के आवास पे, ये पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर आई हुई हैं, उनका मास डेपुटेशन है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। मैं जय भगवान महासचिव CITU हरियाणा, और ये जो यूनियन जो मांग कर रही है, वर्कर्स हेल्पर जो मांग कर रही है कि जो फोटो कैप्चर ऐप आया हुआ है वो बहुत तकलीफदेह है, उससे काम नहीं हो पा रहा, सरकार उसको रद्द करे। दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि हमारा लंबे समय से मानदेय बकाया उसको जारी करे। जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई में इतने कम वेतन से काम नहीं चलता, कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है विभाग के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर और हेल्पर की पोस्ट खाली पड़ी है, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनको नहीं भरा जा रहा है। रादौर के एसके मार्ग पर शातिर चोरों ने तहसील कार्यालय के नजदीक स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की दीवार में सीन मारी कर हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह उस समय पता चला जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा है। शातिर चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे का DVR भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे, मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ना रात दुकान बंद करके गया जी 8 बजे, तो सवेरे बेटा आया दुकान खोलने, तो उसने आके बताया, फिर मेरे को फोन गया कहने के जी ऐसे ऐसे करके चोरी हो गई दुकान में। तभी आए हम यहाँ पे ना, तो आके देखा भाई इसमें से गल्ला भी और सारी टुंटियां नीचे बिखेरी पड़ी थी और लैपटॉप वगैरह काफी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है सारे ले गए गले में से। 80,000 रुपये तो कैश थे जी। नया लैपटॉप ले गए थे अभी, और जो टुंटिया वगैरह थी, मोटरें थी और सामान था जो काफी। कालावली के गांव रोड़ी में 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग की गई। वहीं कालावली के गांव रोड़ी में किसान गुरप्रीत सिंह और अन्य 3 किसानों की फसल जो कि करीब 14 एकड़ थी जलकर राख हो गई। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिरसा आना है, उससे पहले सिरसा के जिन गांव में किसानों की आग लगने से फसल नष्ट हुई है, सभी मुआवजा की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। कुदरती करोपी चल रही है, कल दी जी अग से अग लग रही है, अज फिर दोबारा तो रोड़ी पिंड च लगी है। मैं जल जी गुरप्रीत जी खड़े है, दसन जरूर भी किन्नी अग लगी है कि कोई सड़िया, उस तो बाद मैं दसूंगा। गुरप्रीत जल जी लगभग जी 13 किल्लियां दे विच अग लगी हुई है। वो वीर अपने बूरीए मैंबर साहब 6 किल्ले इन्हों के मच्चे है, बाकी करनैल बाबा जी इन्हों के नाले ट्रैक्टर नाले 2 किल्ले 2 घर होर है। शॉर्ट सर्किट का रीजन बनेगा ते पूरे 13 किल्ले जमीन मच्छी है, जो कि जिहदे विच की कणक खड़ी सी। देखो ਜਦੋਂ ਦੀ कणक पक्की हुई है ते उदों दा ही अग का जिहड़ा सिलसिला जारी है। और दिन बर दिन बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते बाजारों में मटकी की डिमांड बढ़ गई है। शुरुआती तौर पर मटके का रेट 80 से 150 रुपए और छोटे बड़े डिजाइनर मटके का रेट 150 से 300 तक बाजारों में उपलब्ध है। शहर हो या गांव, सड़क किनारे या किसी दुकान पर आपको छोटे बड़े मटके और मिट्टी से बने बर्तन देखने को आपको मिल जाएंगे। गर्मी का सीजन जैसे ही आता है, मिट्टी से बने आइटमों की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। घड़िया और मटके हैं वो कितने रुपए से कितने तक की रेंज में उपलब्ध है और कितनी सेल बढ़ी है?
पास 80 रुपए से लेके और 150-200 रुपए तक मटके हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से अलग अलग साइज है। जैसे कलश टाइप में भी है, उससे बड़े जो पीने वाले मटके हैं, जैसे कोई एक बंदे के लिए ले जाए तो 80-90 रुपए तक। जैसे कोई फैमिली के लिए ले जाए तो मटका की कोई ना, उसमें साइज के ऊपर बात होती है। बड़े छोटे 300 तक का भी मटका है, 80 रुपए तक। और वैसे तो मट्टी के घड़े मटके का पानी तो निरोग है ही, ये तो सबको ही पता है। अगर फ्रिज तो एक बीमारी का घर है, और घड़िया मटकान के तो देखो पियोगे तो निरोग, खुशबू भी है, ठंडा भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। फरीदाबाद में जिस लड़की से युवक की शादी 19 अप्रैल को होनी थी, उसी लड़की ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने होने वाले पति पर हमला करवा दिया। आपको बताते चले कि परिजनों के मुताबिक युवक की 15 अप्रैल को लग्न सगाई हुई थी और 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले अपने प्रेमी को होने वाले पति की फोटो और पता भेज दिया और प्रेमी ने अपने 4 साथियों के साथ फरीदाबाद के आंटी इलाके में युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक को हाथ पैरों के साथ गंभीर चोट आई है। आसपास मौजूद लोगों की सहायता से युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला शादी को लेकर हुआ है जी। मेरे भाई की लगन सगाई थी 15 अप्रैल को और 19 तारीख की शादी थी उसकी। तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले, उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और गूटी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोलकर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा, अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। चोट बहुत गंभीर है, सीरियस बहुत हालत है भैया की। दोनों पैर टूट गए नीचे से, एक पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक में 1 जगह से, हाथ में फ्रैक्चर है, नाक फ्रैक्चर है, सिर में बहुत ज्यादा चोटें आई, अंदरूनी चोटें अंदर, नाक टूटी हुई है, बोलने कंडीशन बिल्कुल नहीं है, होश में ही नहीं है, कोमा में चला गया वो। जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तगाम गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं। और हमारे जो बेटे का जो फोटो है हमारे, वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ जी, ये तो उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई हमारे सामने थी ये बात है। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। वो जब लास्ट में वो गए उस लड़के को मारे, तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं। अभी सोतई गांव से हमें शिकायतकर्ता के द्वारा एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है उसके बेटे के साथ कि गांव के कुछ बच्चों ने कल शाम को झगड़ा कर दिया था। वो अभी अनकॉन्शियस है, अभी बयान देने के लायक नहीं है, इसलिए उसके फादर की कंप्लेंट को हम रेलिवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज कर रहे हैं। तो पुरानी रंजिश है इसको लेकर या कुछ ऐसा निकलता है? देखिए, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो चीजें अभी तफ्तीश में सामने आएंगी, वो आपको शेयर कर दी जाएगी। कितने लोगों के नाम पर? फिलहाल 2 के बाय नेम दर्ज है, बाकी अन्य। रात के गांव गोची में शनिवार की सुबह मुस्लिम समाज के अलग अलग 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए। इसी के साथ आपको बताते चले कि न केवल दोनों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। और ऐसे में जिसका वीडियो भी वहां पर खड़े किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो इस बात की गवाही दे रही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। इस मामले में जानकारी देते हुए एक पीड़ित पक्ष की तरफ से बल्लन खान ने बताया कि तालाब के पास की सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने के लिए वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डागर जेई के साथ पहुंचे थे, जहां पर बाकायदा जमीन की पैमाइश की गई ताकि उस जमीन पर बारात घर बनाया जा सके। लेकिन दूसरा आरोपी पक्ष इस बात को लेकर नाखुश था, क्योंकि उन्होंने जिस जमीन पर बारात घर बनाया जाना है
उस पर अपने मकान का गेट खोला हुआ है और वो जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। पिहोवा क्षेत्र के दीवाना गांव में देर शाम तेज आंधी और तूफान के चलते लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। आग खेतों में फैलते हुए गांव तक पहुंच गई और फसल पाने और तूड़ी के कुपों को राख में बदल दिया। ऐसे में बदलते हुए कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे गिरने से उठी चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दीवाना गांव के अलावा कैथल जिले के भागल गांव में भी आग ने करीब 3 किलोमीटर इलाके में रास्ते में आई हर चीज को जलाकर राख कर दिया। आग की भयावहता को देख ग्रामीण अपने मवेशियों और सामान को छोड़कर जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। कई ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग 4 से 5 घरों तक पहुंच चुकी थी। जानकारी मिलती फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। खेतों से आग लग के घर में बढ़ के आग लगा। तो तुम कहाँ थे उस समय? कोठिए में थे उस टाइम। यहीं पे थे आप? हाँ। बाउंड्री छड़प के पूरा कोठी में आग लग गया तो मैं बाउंड्री छड़प के पीछे कूदे। आप कूद के बाहर निकल गए? बाहर निकले थे कूद के। कितनी की आग थी यहाँ इसमें? पूरे घर रखा था, कोठी में कोई जगह नहीं बचा था आग का। सब जगह आग ही थी इस जगह पे। तो आपने बचाने के लिए आवाज लगाई किसी को? किसको? यहाँ कुछ सुनने वाले, यहाँ कोई उपाय ही नहीं था बंदे आने का, कोई बचाया नहीं था यहाँ पे बंदे को। और आज हम लोग दीवाना गांव में पहुंचे हैं, जो रात कुदरत ने खेल रचाया है। मौके पे पहुंचे हैं और मौके पे पता चला है कि 5-6 आदमी जो मौके पे काम कर रहे थे और टोली बांध रहे थे, अपना गेहूं निकाल रहे थे। 6:30 बजे रात को जब बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली छोड़ी है तो वहाँ से चिंगारियों से निकली है कोई। जगह काम छड़ा होता है, 1 साल हो गया। अभी थोड़ा सा काम इसका पेंडिंग था, मतलब तकरीबन 90% कोठी तैयार हो गई थी। 10% इसका दरवाजे का काम रह गया था और अगले महीने की 1-2 तारीख को हम सोच रहे थे कि इसका मुहूर्त करेंगे। जी जी। तो यहाँ पे जो रूपक कुमार है और एक और के साथ जो यहाँ लेबर का काम करते हुए सोए हुए थे। जी जी। तो उन्होंने फोन किया कि अंदर आग लगी हुई है, तो मैं वहाँ से बाहर के आया तो जब तक ये सारी कोठी जल चुकी थी। यहाँ खेतों की तरफ से आग आई, आग इतनी तेज थी कि मतलब कुछ भी दिखाई दे रही थी। अब मतलब सारी कोठी का 90% नुकसान है। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कालावली के गांव जगमाल वाली और गांव कालावली में गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताते खेतों में खड़ी फसल को आग लगने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शनिवार को कालावली क्षेत्र के गांव कालावली में किसान कर्मतेज सिंह के खेत में आग लग गई, जिससे करीब 3 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर तबाह हो गई। वहीं गांव कालावली में किसान हरप्रीत सिंह के खेतों में आग लग गई, जिससे करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसको लेकर किसानों ने कहा कि उनके पूरे साल भर की कमाई उनके देखते देखते आंखों के सामने जलकर तबाह हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।